हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगे। एंड इसका पहला चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस, इस स्टोरी को मैंने राइट किया है, यानी कि इस स्टोरी की ऑथर मैं खुद हूँ। और काफ़ी लंबे टाइम बाद मैंने कोई स्टोरी राइट की है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत गड़बड़ हो। मैंने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया है। एंड अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ली, वीडियो को लाइक कर दें। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी की शुरुआत कोरिया के सोल सिटी में एक बड़े से बार के अंदर से होती है। वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। वो लोग बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ, डांस एंड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन एक पर्सन जो उन सबसे अलग लग रहा था, वो कोने में टेबल पे शांति से बैठा हुआ था। ना वो कोई ड्रिंक कर रहा था, ना स्मोकिंग। लेकिन वहाँ पे जितने भी पर्सन थे, उन सबकी नज़र बार बार ना चाहते हुए भी उस पर्सन पे जा रही थी, क्योंकि उस पर्सन की ब्यूटी ही ऐसी थी। वो पर्सन जो इतना हैंडसम लग रहा था कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो कोई प्रिंस हो। उसकी वो वाइट मिल्की स्किन, उसकी वो आइज़ जो कि बहुत ब्यूटीफुल थी, किसी को भी पागल कर सकती थी। उसकी वो मस्कुलर बॉडी जो गर्ल्स को ही नहीं बॉयज़ को भी उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तो अब इस हैंडसम से पर्सन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पर्सन कोई और नहीं, हमारा मेन लीड वांग वांग जी है, लन वांग जी, जो कि कोरिया में अपने एक फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने आया है। वो 20 ईयर ओल्ड है और वो एक स्टूडेंट है। वो कुसुलन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जो कि एक टाइम पे उसकी ही यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। लेकिन उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उनका सारा बिजनेस ठप हो गया और वो लोग गरीब हो गए। अब उसके अंकल जो उसके ब्रदर और उसका ख्याल रखने के लिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं, लेकिन उनकी हैप्पी फैमिली के लिए वो इनफ है, इतना ही। तो अभी हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं। एक बेटा जो वांग जी के पास आता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है एंड बोलता है, सर, ये ड्रिंक आपके फ्रेंड ने आपके लिए भेजी है। नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, तुम इसे ले जाओ। नहीं सर, ये अल्कोहल नहीं है, ये नॉर्मल ड्रिंक है, आप इसे कर सकते हैं। ओके ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। एंड उसके बाद वांग जी जो उस ड्रिंक को ले लेता है। लेकिन उस ड्रिंक को लेने के बाद पता नहीं उसे क्या हुआ, उसे अपनी बॉडी में बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसे अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी और वहाँ पे एसी चलने के बावजूद भी उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वो देखता है तो उस बार के अंदर ऊपर की तरफ कुछ रूम बने हुए थे। वांगजी जो उस टेबल से उठता है और उस रूम की तरफ जाने लग वहाँ से ऊपर रूम की तरफ जाने लगता है। अब हम इसके बाद वहाँ एक रूम का सीन देखते हैं। उस पूरे रूम में चारों तरफ बस अंधेरा फैला हुआ था। खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी, जिसकी वजह से बस थोड़ा थोड़ा ही उसमें दिख सकता था। लेकिन बाथरूम के अंदर से शावर चलने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद शावर की आवाज़ बंद हो जाती है और एक पर्सन बाथरोब पहने हुए बाथरूम से बाहर निकलता है। वो पर्सन जो बेहद ही ब्यूटीफुल था, वो चलते हुए मिरर के सामने आकर खुद के हेयर ड्राई करने लगता है। वो पर्सन की बॉडी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी ना, कि किसी लड़की की बॉडी इतनी अट्रैक्टिव नहीं हो सकती। उसके लिप के नीचे बना हुआ वो तिल जो किसी को भी उसकी तरफ पागल करने के लिए इनफ था, और उसकी वो ब्लू आइज़, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और वो देखता है तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था। उसने अपनी शर्ट को पूरी तरीके से खोला हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो ड्रंक है। वो लड़का आकर उस पर्सन को सीधे पकड़ लेता है और उसे वो किस करने लगता है। वो पर्सन जो उस लड़के से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, और वो लड़का जो कि उस पर्सन को काफ़ी टाइटली पकड़ता है उसकी कमर से, और उसके लिप्स पे अब वो फाइट कर रहा था। वो पर्सन जो कि अब छुड़ाने की कोशिश करने की बजाय
उस लड़के को टाइटली पकड़ लेता है और उसे बैक किस करने लगता है। वो पर्सन जो अब उस चीज़ को एंजॉय कर रहा था, पता नहीं क्यों। तभी वो लड़का उस पर्सन को उठाता है अपनी लैब में और ले जाकर बेड पे फेंक देता है। उसके बाद रोप की जो गांठ थी उसे भी खोलकर धीरे धीरे उसकी चेस्ट और स्टमक तक पर वो किसिस करने लगा था। वो पर्सन बस अपनी आइज़ क्लोज कर कर वो सारी चीज़ें फील कर रहा था। अब उस लड़के ने अपने क्लोथ रिमूव कर दिए एंड धीरे धीरे उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने लगा था, जिसकी वजह से उस पर्सन के माउथ से हल्के हल्के मोल्स निकलने लगे थे एंड वो इंजॉय कर ही रहा था। तभी उस पर्सन ने सडन बिना उसे प्रिपेयर किए अपने प्राइवेट पार्ट को उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से उस पर्सन के माउथ से बहुत बुरी तरीके से चीख निकल जाती है। एंड वो पर्सन जो अब उस लड़के को पुश करने लगा था, अब तक जो सारी चीज़ें वो इंजॉय कर रहा था अब उसे वो पेन दे रही थी एंड इसीलिए वो उसे पुश कर रहा था। लेकिन वो लड़का जो बहुत स्ट्रांग था एंड उसे पकड़ता है उसके हाथों को और अपनी शर्ट से बांध देता है। अब वो पर्सन बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी कमर को पकड़े हुए था। उसके लेग्स जो उस लड़के के अराउंड बिल्कुल करके रैप थी, उसके हाथ बंधे हुए थे, बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों से बस आंसू आए जा रहे थे क्योंकि उसे बहुत पेन फील हो रहा था। अब धीरे धीरे उस लड़के ने अपनी स्पीड को बहुत इंक्रीज़ कर दिया था एंड पूरी रात उस लड़के ने उस पर्सन को सोने नहीं दिया। वो पर्सन बस फर्स्ट राउंड में उसे बहुत पेन हुआ था लेकिन सेकंड राउंड में वो उसे इंजॉय करने लगा। एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। दो ब्यूटीफुल से पर्सन बेड पे लेटे हुए थे और खिड़की से आने वाली रोशनी उनमें से एक पर्सन को उठा देती है। तभी वो पर्सन उठता है, अपना सर पकड़कर बोलता है, ओ गॉड, मैं ये कहाँ हूँ यार, मुझे तो अभी निकलना भी है घर के लिए, गग्गा मेरा वेट कर रहे होंगे। वो अपने बगल में देखता है तो उसके बगल में एक पर्सन लेटा हुआ था। उस पर्सन की बस उसे बैग दिख रही थी। फिर वो खुद को देखता है और बोलता है, ओ गॉड फांग जी, तुमने ये क्या कर दिया। जी हाँ गाइस, ये लड़का कोई और नहीं हमारा वांग जी था, जिसने पता नहीं उस इनोसेंट से पर्सन का क्या हाल कर दिया है। वांग जी जो धीरे से उठता है एंड अपने क्लोथ देखता है तो वहाँ पूरे रूम की हालत ही देख के वो समझ चुका था कि उसने रात में सब कुछ बिगाड़ दिया, उसने पता नहीं क्या क्या किया होगा। लेकिन उसके बाद वांग जी जो शावर भी नहीं लेता और अपने क्लोथ पहनता है एंड उसके बाद वांग जी जो पास में टेबल पे कुछ कागज़ पड़े हुए देखता है, उनमें से वो एक कागज़ उठाता है एंड वहाँ पर वो पेन ढूंढने लगता है। उसे पेन मिल भी जाती है लकीली एंड वो उस नोट पे लिखता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने कभी भी अल्कोहल नहीं लिया और मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ भी हुआ है नाइट को, मैं उन सारी चीज़ों को कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे और ये सारी चीज़ें एक बैड ड्रीम समझकर भूल जाओगे और इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहता। शायद मैं तुमसे कभी नज़रें भी ना मिला पाऊँ मेरी इस हरकत की वजह से। मैं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। एंड वांग जी उस नोट को लिख कर उस रूम से बाहर निकल जाता है और वो वहाँ से एक टैक्सी पकड़कर अपने फ्रेंड के घर की तरफ चला जाता है। अब हम रूम का सीन देखते हैं। वो पर्सन जो धीरे धीरे उठता है और वो जैसे ही मुड़ता है ना, उसकी बैक में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उसके माउथ से एक आवाज़ निकल जाती है, आह वाली। और उसके बाद वो खुद की बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं करता, वहीं रोक देता है और वो नाइट के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि इतने सालों में कभी भी उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आखिरकार उसने रात को अपना कंट्रोल कैसे लूज कर दिया और वो अपना फर्स्ट टाइम ऐसे इंसान के साथ कर बैठा जिसे वो जानता तक नहीं है। उसके बाद वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है एंड अब हम एक बड़े से घर का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक पर्सन जो बहुत सारे बैग्स के साथ खड़ा हुआ था और बोल रहा था, सुयांग, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे पार्टी मत लेकर जाओ, अब देखो हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है और वो अब तक आया नहीं है। एंड तभी किसी की आवाज़ आती है, गगा आई एम सॉरी, मैं आ गया।
वो मैं बस रात को कुछ फँस गया था इसीलिए। वांग जी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, नाइट को बाहर मत रहा करो। गगा, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, चुप कर जाओ तुम। और हमारी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, तो अब सीधे निकलते हैं हम यहाँ से। लेकिन गगा, मुझे सावर लेनी है, तुम तो चुप ही रहो, चलो। एंड उसके बाद वो लोग जो वहाँ से अपने बैग लेते हैं टैक्सी कर कर फ़्लाइट की एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। 2 घंटे ड्राइव करने के बाद वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं। उनकी फ़्लाइट निकलने में केवल 10 मिनट बचे हुए थे। वो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करते हैं और फ़्लाइट में बैठकर वहाँ से अपनी कंट्री चाइना के लिए निकल जाते हैं। अब हम वापस उसी रूम में आ जाते हैं। उस पर्सन ने खुद को बड़ी मुश्किल से उठाया एंड शावर लेकर उसने अपने क्लोथ भी पहन लिए थे। तभी एक गार्ड जो अंदर आता है एंड बोलता है, मिस्टर विभूषियान, आप ठीक है ना? नाइट को मैंने आपके रूम से कुछ साउंड सुने। मैंने बाहर देखा था तो रूम लॉक था, इसलिए मैं अंदर नहीं आया। हाँ, मैं ठीक हूँ। वैसे मिस्टर विभूषियान, इस रूम की ये हालत। वो पर्सन मुड़ता है। वो पर्सन कोई और नहीं जिसके साथ रात में ये सब हुआ था। तो अब हम इस पर्सन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको आसानी होगी स्टोरी में आगे जानने की, मतलब सुनने में एंजॉय करेंगे आप लोग। ये पर्सन विंग है, जिसे लोग दो नामों से जानते हैं। एक बिजनेसमैन विभूषियान, जो कोरिया में नंबर 1 बिजनेसमैन की लिस्ट में नंबर 1 पे आता है। दूसरा मिस्टर हीलिंग पैटिका, जो कोरिया ही नहीं ना जाने कितनी कंट्रियों में फेमस है, लेकिन वो किसी बिजनेसमैन की कैटेगरी में नहीं आता। वो माफिया लॉर्ड के नाम से जाना जाता है। लोग उसके नाम से कांपते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि उससे दूर रहना ही पसंद करते हैं, जबकि भविष्यान से वो लोग डील करना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये दोनों नाम और ये दोनों पर्सन एक ही है। विंग जो उस पर्सन से बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ और गाड़ी निकालो, आज मुझे इम्पोर्टेंट काम है। जी, मैं निकालता हूँ। और इसके बाद वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। विंग के हाथ में एक लॉकेट था, उसमें 2 लोगों की पिक्चर्स थी। एंड विंग ने उस नोट को पकड़े हुए था एंड वो स्माइल करते हुए बोलता है, तुम जो भी थे, मुझे पता है मुझे शुरू में पेन हुआ, लेकिन मैंने इस चीज़ को एंजॉय किया। मेरा ये फर्स्ट टाइम भले ही था, मुझे नहीं पता था ये इतना ज़्यादा अमेजिंग होगा। एंड विंग स्माइल करता है, उस लॉकेट को पहन लेता है और उस लेटर को अपनी जेब में रख कर उस होटल से बाहर निकल जाता है। अब हम चाइना का सीन देखते हैं। एक छोटे से घर में एक ओल्ड मैन जो किचन में खाना बना रहा था एंड वो बोलता है, सिचेन एंड वांग जी, दोनों जल्दी आओ, तुम दोनों को यूनिवर्सिटी के लिए लेट नहीं हो रहा? तभी सिचेन जो बोलते हैं, अंकल मुझे नहीं, आपको वांग जी को कहना चाहिए। लेकिन सिचेन, तुम टीचर हो तो तुम्हें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो तो स्टूडेंट है ना। अंकल आप हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हैं? क्योंकि वो छोटा है। एंड तभी वांग जी वहाँ आता है एंड अपने अंकल को हक कर लेता है and बोलता है, थैंक यू अंकल मेरी हमेशा साइड लेने के लिए। एंड तभी वो पर्सन जो बोलता है, वांग जी तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? तुम्हारे गले में नहीं है। वांग जी जो देखता है तो उसके गले में वो लॉकेट नहीं था। वो लॉकेट उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की वो आखिरी निशानी है जो उसके पास थी। एंड उसके बाद वांग जी जो अपने रूम की तरफ भागता है, उसे पूरा रूम उथल पुथल मचा दिया था, लेकिन उसे वो लॉकेट कहीं नहीं मिला। तभी उसे याद आता है कि उसने कोरिया में क्या किया है। हो सकता है उसका लॉकेट उस पर्सन के पास रह गया हो। वांग जी जो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है अपने बेड पे। तभी सिचेन जो वहाँ आते हैं एंड वांग जी के सामने अपने नीज पे बैठ जाते हैं एंड बोलते हैं, भाई तुम टेंशन मत लो, वो लॉकेट था ना, मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिला तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पेरेंट्स का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। वो लॉकेट केवल यादों के तौर पे था। वो ये डिसाइड नहीं करता कि हम उनसे प्यार करते हैं या नहीं। प्लीज़ टेंशन मत लो, तुम रेडी हो जाओ, हमें कॉलेज निकलना है। वांग जी जो बहुत सैड था और वो किसी तरीके से रेडी होकर अपने कॉलेज पहुंचता है। उसके फ्रेंड न्यूशांग और वैन निंग जो उसका वेट कर रहे थे वहाँ पर, और वो दोनों जब वांग जी को इस तरह सैड सैड देखते हैं तो वो उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं,
वांग जी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह सैड सैड बिहेव क्यों कर रहे हो? मेरे पेरेंट्स का वो लॉकेट खो गया सुयांग। आई मीन वैनिंग। क्या? डोंट वरी, मिल जाएगा। एंड उसके बाद वो लोग कैंटीन जाते हैं। एंड टाइम इसी तरीके से धीरे धीरे बीतने लगा था। वांग जी भी नॉर्मल हो गया था, वो भूल गया था उसके पेरेंट्स का उस लॉकेट को। लेकिन वो उस पर्सन को कभी नहीं भूला था, और ना ही उस पर्सन की बनी हुई बैग पे वो लोटस का टैटू। वांग जी ने आने से पहले उस पर्सन की बैग पे वो लोटस का टैटू देखा था, और वो हर वक्त लोगों की बैग मतलब बैग के टैटू बनाया करता था। आई मीन पेंटिंग्स बनाता था जिस पे बैग पे बहुत बड़े लोटस हुआ करते थे, छोटे। उसके फ्रेंड जो अक्सर उसे पूछा करते थे कि आखिर तुम क्या करते रहते हो, वांग जी हमेशा कहता था मैं बस किसी अपने लाइफ के स्पेशल वन का वेट करता हूँ, और उसकी मतलब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पिक्चर। अब हम यहाँ ये सब तो चलता रहेगा। कोरिया में सीन देखते हैं। विंग जो अपने बड़े से मेंशन में बैठा हुआ था, और वो डिनर टेबल पे बैठा हुआ था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो 3 बार अपने शेफ़ को खाना बनवाने के लिए भेज चुका था। जो सारी चीज़ें उसकी फेवरेट हुआ करती थी, अब वो सारी चीज़ें उसके मन से उतर चुकी हैं। उसने उस सारी चीज़ों देख के उसे वॉमिटिंग हो जाती है, उसे चक्कर आ जाते कभी-कभी, और बेवजह ही गुस्सा। विंग जो अपने इस बिहेवियर को लेकर थोड़ा-सा परेशान है। उसके साथ-साथ उसका पूरा स्टाफ भी परेशान है, क्योंकि उसकी वजह से उसने सारे स्टाफ को परेशान कर कर रखा हुआ है। एंड तभी वहाँ पर एक लड़की आती है एंड बोलती है, विंग तुम्हें क्या हो गया है? तुम उस पार्टी से जब से वापस आए हो बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। मुझे नहीं पता वेंचिंग, मुझे क्या हुआ है। गाइस, वेंचिंग विंग की बेस्ट फ्रेंड है, और वो उसके सारे कारनामों के बारे में जानती है, और वो हमेशा ही उसे सपोर्ट करती है। उसकी फैमिली मेम्बर सब कुछ वेंचिंग ही है, और वेंचिंग के लिए भी विंग ही सब कुछ है, क्योंकि वो दोनों अनाथ है ना। वेंचिंग जो बोलती है, विंग तुम आज मेरे साथ हॉस्पिटल चल रहे हो। नहीं वेंचिंग, आज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा ना विंग तुम चल रहे हो। ओके फाइन, मैं मीटिंग के बाद चलूँगा। ठीक है, पर तुम आओगे, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। विंग जो वहाँ से उठ जाता है बिना खाए ही, और वो अपने रूम में जाकर अपने उस लेटर को देखता है। कहीं ना कहीं विंग भी उस अनजाने पर्सन को शायद लाइक करने लगा था, पता नहीं क्यों, पर उसने अब तक वो सारी चीज़ें संभाल कर रखी हुई थी, और उसने उस लॉकेट को कभी भी खुद से दूर नहीं होने दिया। उसने उस लॉकेट को अपने गले में डाले हुए था। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग जल्दी उठता है, रेडी होता है, और बिना ब्रेकफास्ट किए ही निकल जाता है, क्योंकि उसका बिल्कुल मन नहीं था ब्रेकफास्ट करने का। वो कंपनी पहुंचता है तो सारे लोग डरे हुए थे उससे, क्योंकि उसने इन दोनों उन सारे लोगों को परेशान कर कर रखा हुआ था। बेवजह उन पे गुस्सा होया करता था, बेवजह उन्हें पनिशमेंट दे दिया करता था, इसीलिए वो सारे लोग उससे डरे हुए थे। विंग जो कंपनी में अंदर पहुंचता है और अपनी ऑफिस में जाकर अपनी चेयर पे बैठ जाता है, तभी एक लड़की एक फ़ाइल लेकर आती है। विंग उस फाइल को चेक करता है, उसमें थोड़ी सी ही मिस्टेक होगी। विंग जो उस फाइल को उस लड़की के फेस पे मारते हुए बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस तरीके से तुम काम करोगी? इस तरीके से प्रोजेक्ट हैंडल करोगी? तुम्हें समझ नहीं आता है क्या इस प्रोजेक्ट में, इस फाइल में मिस्टेक हो रखी है? वो लड़की जो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इस तरह की मिस्टेक उससे हमेशा ही हो जाया करती थी, और विंग हमेशा उन्हें करेक्ट किया करता था, और उससे बोलता था कि आगे से ध्यान रखे। लेकिन अब वो दिन पे दिन गुस्सा करने लगा है। वो लड़की रोते हुए उस फाइल को समेटती है और विंग की ऑफिस से निकल जाती है। दूसरे मेंबर जो उसे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, वो उन्हें सारी सिचुएशन बताती है। अब हम वापस ऑफिस का सीन देखते हैं। विंग जो खुद से ऐड हो गया था उसे डांट के, और गुस्से ही बोलता है, मैं क्या करूं, मुझे क्या हो रहा है, मैंने उसे ऐसे ही डांट दिया, इतनी बड़ी तो कोई मिस्टेक ही नहीं थी। तभी वहाँ पर वेंचिंग आती है और विंग को पकड़ती है और बोलती है, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। क्या? मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरा काम है। तुमने कहा था कि तुम कल चलोगे लेकिन नहीं आए, आज मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। और उसके बाद विंग ना चाहते हुए भी बेंचिंग के साथ हॉस्पिटल जाता है। वो लोग हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे,
और बेचारा डॉक्टर जो खुद का सर पकड़े हुए था और उसके सामने एक रिपोर्ट पड़ी हुई थी। और वो डॉक्टर जो विंग की तरफ देख रहा था, कभी वेंशिंग की तरफ तो कभी उस रिपोर्ट की तरफ, और कभी खुद पे मतलब खुद के सर में हाथ मारे जा रहा था। वो डॉक्टर जो गहरी सांस लेता है और बोलता है, मिस्टर विभूषियान, प्लीज़ आप थोड़ा शांति से मेरी बात को सुनिएगा और मुझ पे बिल्कुल गुस्सा मत करना। विंग जो बोलता है, डॉक्टर आप मुझे डरा रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएंगे क्या क्या हुआ है। एंड उसके बाद डॉक्टर जो अपनी चेयर से उठता है और वो विंग से जाकर दूर खड़ा हो जाता है और ख़ुद को सेफ रखने की कोशिश करता है, क्योंकि वो डॉक्टर विंग का फैमिली डॉक्टर है। और वो उसे पता है जब वो ऐसी शॉकिंग न्यूज़ विंग को देगा तो विंग उसके हाथ पैर तो पक्के तोड़ देगा। एंड इसीलिए उसने पहले ही खुद को सेव कर लिया। तो गाइस, आखिर ऐसा क्या मैटर हुआ है जिसकी वजह से बेचारे डॉक्टर को खुद को सेव रखने की नौबत आ गई है। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं ना, तो आपको इस स्टोरी को पूरा सुनना होगा, क्योंकि आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। मैं जानती हूँ आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है एंड आप लोग इस स्टोरी को एंजॉय भी कर रहे हैं। तो एंजॉय करते रहिए और इस स्टोरी को सुनते रहिए। एंड ये चैप्टर आप लोग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर से यार वही बार बार मत बुलवाया कीजिए मुझसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ली, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में बताएं ये चैप्टर कैसा लगा आप लोगों को। एंड ये स्टोरी इंटरेस्टिंग तो लग रही है ना, मुझे पता है इसके बाद ना ये स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और आप लोग इसे बिल्कुल मिस नहीं करेंगे।